Hello everyone, welcome to the latest video of Vigyan YouTube channel. I know that the video was not coming from a very long time और एक से दो वीडियोस के बीच में काफ़ी ज़्यादा टाइम लैग और काफ़ी ज़्यादा दिन बीत जाते हैं. But this is because of the fact that I am a working professional and I have some other commitments on the day. So मुझे टाइम नहीं मिलता. But today in this video I am pledging that I will definitely try to be more disciplined with this YouTube channel, disciplined with my, passion of teaching, and will try to keep the content and keep the videos consistent for you people so that you can learn from it with a proper timetable and एक proper flow के साथ एक proper channelization के साथ आप चीज़ों कंटेंट को एक्सेस कर पाओ और अच्छे से पढ़ पाओ. ठीक है. सो इन टुडेज वीडियो बेसिकली अब मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ विज्ञान पे, जिसमें कि मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी क्लास 11th में गए हैं. यानी अब उनकी 2023 से 2024 की जो एकेडमिक ईयर है उसमें वो क्लास 11th में है और अब वो 11th की उनकी सिलेबस स्टार्ट हो रही है फिजिक्स की. ठीक है. तो आपको पता है फिजिक्स में सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स करवाते हैं, यूनिट डायमेंशन करवाते हैं. तो बेसिकली मैं उन टॉपिक्स को टच नहीं करूंगा. वाई? बिकॉज वो टॉपिक्स मुझे उतनी रेलेवेंट नहीं लगती जेई के परस्पेक्टिव से. तो द वेरी फर्स्ट टॉपिक एंड एक्चुअली द स्टार्टिंग ऑफ फिजिक्स कम्स फ्रॉम मोशन इन वन डायमेंशन, या फिर जो वो मोशन इन वन डायमेंशन तो बहुत एक छोटा सा पार्ट है. द मेन टॉपिक इज काइनेमैटिक्स. और काइनेमैटिक्स किसका पार्ट है? मैकेनिक्स का. ठीक है. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स से, जिसमें सबसे पहले हम लोग काइनेमैटिक्स पढ़ेंगे. काइनेमैटिक्स में हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ेंगे, उसके अलग अलग वेराइटीज पढ़ेंगे, उसकी ग्राफ्स बनाना सीखेंगे. उसके बाद हम लोग जाएंगे मोशन इन 2 and 3 डायमेंशंस में, देन रिलेटिव मोशंस, प्रोजेक्टाइल मोशन, और उस तरीके से चैप्टर को सम अप करेंगे. ठीक है. So in today's lecture we're gonna strictly talk about motion in one dimension. So this video is for those people whose academic year for class 11th has just started, और इवन फॉर दोज पीपल जो कि अभी क्लास 12th में है बट उनको रिवाइज करनी है क्लास 11th. तो आपको ये वीडियो आपके रिवीजन के लिए बहुत हेल्प करेगा. ठीक है. तो चलो लेट अस बिगिन. मैं भूल भी गया कैसे यूज करते हैं जूम. सो लॉन्ग. ओके. गिव मी अ मिनट गाइस, गिव मी अ मिनट. या. सो टुडे वी गोना डू काइनेमैटिक्स का पहला लेक्चर, जो कि आप देख पा रहे हो काइनेमैटिक्स 1, इट इज रिटन हियर. ठीक है. और इसमें हम लोग करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन. तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि काइनेमैटिक्स होती क्या है, काइनेमैटिक्स चीज क्या है. व्हाट डू वी मीन बाय काइनेमैटिक्स, व्हाट डू वी मीन बाय मैकेनिक्स. ओके. आई फॉरगॉट टू अटैच माय राइटिंग पैड. या. सो मैकेनिक्स क्या होती है? ठीक है. एंड काइनेमैटिक्स क्या होती है? थोड़ा सा माफ करना अगर मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा हूँ तो, बिकॉज दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग दिस टूल्स टू टीच यू पीपल, सो दैट मैं आप लोगों को प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कर पाऊँ. ठीक है. सो मैकेनिक्स इज नथिंग बट द एरिया ऑफ फिजिक्स विच इज कंसर्न्ड विथ हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव. ठीक है. थ्रू स्पेस एंड टाइम. इसका मतलब क्या हुआ कि वैसा एरिया ऑफ फिजिक्स जो कि आपको ये बताता है या इस चीज की पढ़ाई करवाता है कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट स्पेस और टाइम में मूव करता है, यानी उसकी मोशन कैसी होती है, वो हम पढ़ते हैं कहां पर? मैकेनिक्स में. ओके. अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. कि ओनली इन रिलेशन टू अदर बॉडीज कैन अ बॉडीज पोजीशन एंड मोशन बी डिटरमाइंड. देखो, इस पॉइंट का मतलब ये है कि किसी भी पार्टिकल, किसी भी बॉडी का अगर हमें मोशन डिटरमाइन करना है तो हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए. उसी के कंपैरिजन के बाद वी कैन डिफाइन द मोशन
और द पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल। इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, और इसी के लिए हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करते हैं। यानी क्या? एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। तो क्योंकि हम अपन मोशन इन वन डायमेंशन की बात करेंगे अभी इस लेक्चर में, तो इसमें केवल एक्स एक्सिस या केवल वाई एक्सिस का यूज होगा, जेड एक्सिस का तो यूज होगा भी नहीं। ठीक है। काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स क्या होता है? द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विथ मोशन रिगार्डलेस ऑफ द फैक्टर्स दैट क्रिएट्स इट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं कि काइनेमैटिक्स उस ब्रांच को कहते हैं मैकेनिक्स के जो कि इस चीज से डील करता है कि मोशन हो तो रहा है, बट हमें इससे लेना देना नहीं है कि मोशन को किस फैक्टर ने प्रोड्यूस किया। हमें बस ये देखना है कि मोशन हो रहा है, ओके। अब हम यहाँ पर काइनेमैटिक्स का यूज करके उसको एनालाइज करेंगे, उस मोशन को, कि वो मोशन किस टाइप का है, किस वेराइटी का है। ठीक है, हमें इस चीज से लेना देना है ही नहीं काइनेमैटिक्स में कि मोशन को प्रोड्यूस किसने किया। वो हम लोग डायनामिक्स में करेंगे। वो हम लोग क्या करेंगे? डायनामिक्स में, यानी कॉज ऑफ मोशन we will study in another branch of mechanics which is dynamics, but today we're going to study kinematics। तो kinematics में strictly will create a boundary जहां पर हम लोग केवल मोशन की बिहेवियर को एनालाइज करेंगे, ना कि उसके कॉज को। okay, so there are so many terms which are used in kinematics, जिसमें कि सबसे पहला टर्म जो है वो है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है? सो बेसिकली डिस्टेंस इज द actual path length traveled in a predetermined amount of time by a moving particle or a body। यानी एक्चुअल पाथ जो कि एक बॉडी एक प्री डिटरमाइंड यानी पहले से डिटरमाइंड टाइम में एक जितना पाथ लेंथ या जितना एक्चुअल पाथ लेंथ एक बॉडी या एक पार्टिकल कवर करता है, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, वेरी इजी। इट इज अ पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, जिसका मतलब कि दो पॉइंट्स के बीच में हमें बहुत सारी वैल्यूज डिस्टेंस की मिल सकती हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। ठीक है, एक बार पार्टिकल ए से बी में स्ट्रेट लाइन में गया, दूसरी बार उसने ये रूट फॉलो किया, तीसरी बार उसने ये रूट फॉलो किया। ठीक है, आप तीन रूट्स देख पा रहे हो। ठीक है, रूट नंबर 1, रूट नंबर 2, रूट नंबर 3। ठीक है, अब डिस्टेंस क्या है? दी मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल पाथ लेंथ, है ना। तो इसका जो पाथ लेंथ होगा वो 2 वाले के पाथ लेंथ और 3 वाले के पाथ लेंथ से बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, तो जो डिस्टेंस वन फर्स्ट पाथ लेंथ से होगा वो बिल्कुल इक्वल नहीं होगा सेकंड के, और वो बिल्कुल इक्वल नहीं होगा थर्ड के। वाई? बिकॉज डिस्टेंस इस मैटर पे डिपेंड नहीं करता कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है। डिस्टेंस इस पे डिपेंड करता है कि पाथ लेंथ क्या फॉलो की गई है, या ट्रेजेक्ट्री कौन सी फॉलो करी गई है। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें कोई भी डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है और इसका ऐसा यूनिट मीटर्स है। ओके, आई होप डिस्टेंस आप लोगों को क्लियर होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये आया मेन चीज जिसके बारे में हमें मेनली कंसर्न रहना है। ठीक है, कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। So change in position vector is known as displacement. That is a vector connecting the starting and the ending points. ठीक है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे। यानी ए से बी अगर कोई पार्टिकल जाता है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, किसी भी तरीके से जा रहा है, ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो फाइनल माइनस इनिशियल होगा। ठीक है, यानी बी माइनस ए होगा। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट को इस चीज से लेना देना है ही नहीं कि कौन सा पाथ ट्रेवल किया है पार्टिकल ए से बी तक पहुंचने में। उसका उस लेना देना है कि बी ए से बी पहुंच गया ना, मुझे बस उससे लेना देना है। मतलब मुझे फाइनल माइनस इनिशियल से लेना देना है। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड जो होता है डिस्प्लेसमेंट का वो हमेशा कम होता है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड से, अनलेस द पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन।
ठीक है। अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तब तो जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्टेंस के बराबर होगा, क्योंकि डिस्टेंस भी मैं यहाँ पर क्लियर एक पिक्चर बना के आप लोगों को दिखा देता हूँ कि देखो, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। ठीक है, मान लो कोई पार्टिकल है जो ए से बी में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पर तो जिसका एक्चुअल पाथ लेंथ है और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों बराबर होगा। बट अगर कोई पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है, यहाँ पर पाथ लेंथ जो है वो बड़ा हो गया, बट डिस्प्लेसमेंट तो ये स्ट्रेट लाइन ही है, यानी दो इनिशियल पॉइंट को कनेक्ट करने वाला। तो इस केस में, सेकंड वाले केस में, जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस से कम हो जाएगी। तो अगर हम इसका रेंज निकाल ले तो हमें भी पता चल जाएगा कि या तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होगा तब जब स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल मूव कर रहा होगा विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, या अगर उसके अलावा कोई भी और केस होगा तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डिस्टेंस से छोटा होगा। ठीक है, तो ये था अपना फंडा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेके। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें बिल्कुल ही क्लियर होंगी। ओके, अब आते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड इज द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू टोटल टाइम टेकन, इज नोन एज पार्टिकल्स एवरेज स्पीड इन ए गिवन टाइम इंटरवल। यानी टोटल डिस्टेंस जो कि एक पार्टिकल ने ट्रेवल किया इन, और उसको ट्रैवल करने में जितना टाइम उसको लगा, उस पार्टिकल का, उसको उस पैरामीटर को, उस पार्टिकल का एवरेज स्पीड बोलेंगे इन ए गिवन टाइम इंटरवल। ठीक है, बल्कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द इंटायर ट्रैवल टाइम का रेशियो होगा उसको उसकी एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड स्पीड के बीच में डिफरेंस क्या है कि एवरेज स्पीड में हम डिस्टेंस की बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी में अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। ठीक है, since average velocity contains displacement it is independent of path and is a vector quantity। ठीक है, हमें पता है कि जो एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है, जो एवरेज वेलोसिटी है उसमें डिस्प्लेसमेंट का पैरामीटर होता है, तो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट इज पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो क्योंकि वो पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है तो उसी के साथ साथ एवरेज वेलोसिटी भी एक पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड। अगेन यहाँ पर सेम बात कि एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। व्हाई? बिकॉज एवरेज स्पीड में कौन सा पैरामीटर इन्वॉल्व है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस में क्या होता है? पाथ ट्रेवल्ड। और पाथ ट्रेवल्ड का केस एवरेज वेलोसिटी से हमेशा या तो बड़ा होगा या बस एक केस में बराबर होगा, व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। अब देखो, ये एक बहुत ही मतलब मजेदार सा मैं कह सकता हूँ कि टॉपिक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो इसके बारे में अभी अपन डिटेल में पढ़ते हैं। ये क्या बोलता है इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? द वैल्यू दैट द एवरेज स्पीड वेलोसिटी अप्रोचेस। ठीक है, द वैल्यू दैट द average velocity approaches as the measurement time travel approaches zero is known as the instantaneous velocity। इसका मतलब कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है ए एवरेज का, वो होता है डेल्टा वी बाई, ओ सॉरी ये तो मैं एक्सेलरेशन का लिखने लग गया, माय बैड माय बैड माय बैड। हाँ, देखो, देखो अगर हम सिंपली एवरेज वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, तो वो क्या होगा? डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, यानी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन। बट अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम टाइम इंटरवल को जीरो की तरफ अप्रोच करवा देते हैं, यानी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। तो ये डेल्टा एस क्या बन जाता है? डी एस, और ये बन जाता है डी टी। सो दैट इंप्लाइज वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू
ds अपॉन dt। ठीक है, यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर आ जाता है। वाई? बिकॉज बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल और बहुत ही छोटे से डिस्टेंस की बात हो रही है, इंस्टेंटेनियस है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? इट इज अ मेजरमेंट ऑफ हाउ फास्ट अ पार्टिकल और अ बॉडी इज मूविंग एट एनी गिवन टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई कार है जिसकी स्पीडोमीटर पे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे वो चल रहा है। ठीक है, तो एट अ गिवन इंस्टेंट उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, तो ये उसकी स्पीड हुई, इंस्टेंटेनियस स्पीड हुई, ना कि वेलोसिटी हुई। क्योंकि अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये भी बताना पड़ेगा कि 80 किलोमीटर प्रति आवर के साथ किस डायरेक्शन में चल रहा है गाड़ी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर आप कभी भी ऐसा बोलते हो कि गाड़ी की, मैं जो कार ड्राइव कर रहा था उसकी वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर थी, तो वो गलत है। हमेशा बोलना चाहिए उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। और यही हम बोलते भी हैं, यही अपन यूज भी करते हैं। अब एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है, ये क्या होता है? एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, आई होप, मैं मुझे लगता है मैंने यहाँ पर एक चीज मिस किया, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में। एवरेज वेलोसिटी का मैंने आप लोगों को मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं बताया, वो मैं बता देता हूँ। वी एवरेज इज नथिंग बट डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ठीक है, वी इंस्टेंटेनियस डी एस बाई डी टी हो गया। चलो, average and instantaneous acceleration, the ratio of change in velocity to a given time interval is known as average acceleration। इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ए एवरेज अगर मैं आपको बताऊं तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है। ठीक है, द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू अ गिवन टाइम इंटरवल। ठीक है, अब देखो ये सेकेंड वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंसेप्चुअल है। एक्सेलरेशन मस्ट एग्जिस्ट फॉर एनी चेंज इन वेलोसिटी। अगर कहीं पर भी आप वेलोसिटी के चेंज होने की बात कर रहे हो तो वहां पर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करना इज मैंडेटरी। भले ही वो वेलोसिटी दो तरीके से चेंज हो सकती है, या तो मैग्नीट्यूड बदल रहा है, या तो डायरेक्शन बदल रहा है, या तो दोनों ही बदल रहा है। इस केस में एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। विदाउट एक्सेलरेशन इट इज इम्पॉसिबल टू ऑल्टर आइदर द मैग्नीट्यूड और द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। इसको बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेना और विजुअलाइज भी कर सकते हो कि भाई वेलोसिटी तब भी चेंज करती है गाड़ी की, ठीक है, जब गाड़ी एक्सेलरेट करता है। जब हम एक्सेलरेशन पर अपना पाँव दबाते हैं गाड़ी की स्पीड तभी बढ़ती है, बिना उसके नहीं बढ़ती। ठीक है, तो अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ए इंस्टेंटेनियस में अगेन टाइम में लिमिटिंग फैक्टर लगा देंगे, यानी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डीवी बाई डी टी। ये हो गया एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। आई होप दिस इज प्रिटी क्लियर टू एवरीवन। अब आओ, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो लेट अस डू दिस। अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, a particle is moving along x axis and its x coordinate varies with time as this। एक पार्टिकल है जो कि x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, x कोऑर्डिनेट उसका वेरी कैसे कर रहा है? 2t² माइनस 3t प्लस 6। ठीक है, x मीटर्स में, टाइम सेकंड्स में, यानी सारे SI यूनिट्स में। फाइंड v एवरेज बिटवीन t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 4 सेकंड्स। आल्सो फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो हमें ये जानना पड़ेगा कि x की वैल्यू क्या थी व्हेन t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स था। तो यहाँ पे जीरो अगर डाल के देख लें तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, यानी 6 मीटर्स ये थी। x की वैल्यू क्या थी जब t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स था? तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 प्लस 6। तो ये क्या हो जाएगा? 4 4 जा 16 टू द 32 माइनस 12 प्लस 6। ठीक है, तो ये आ गया 0, ये आ गया 20, तो 26 मीटर्स। ठीक है, अब ये तो ठीक है, हमें दोनों एक्स मिल गए। हमें क्या पता है टाइमिंग का डिफरेंस क्या है? 4 सेकेंड है। तो वी एवरेज की वैल्यू क्या होती है? इट इज
डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, तो 26 माइनस 6 डिवाइड बाई 4 माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा 20/4 यानी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ऑल्सो फाइंड द एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में पूछ रहा है, तो ये क्या पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, डीवी बाई डी टी, यानी d2x बाई डी टी स्क्वायर। डबल डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसको, तो क्या हो जाएगा, पहले अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो dx बाई डी टी क्या होगा, dx बाई डी टी हो जाएगा 4t-3, है ना। तो 4t-3, तो d2x/dt² क्या हो जाएगा 4, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज टाइम इंडिपेंडेंट। Acceleration is time independent. Why? Because the average velocity is not changing with respect to time, so acceleration is constant. ठीक है। तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए डाल रखा था ताकि आप लोगों की जो बेसिक्स है वो क्लियर हो जाए, जो भी मैंने पढ़ाया उसके रिगार्डिंग। ठीक है। हाँ, नाउ दिस क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। A man walks for 1 minute at a speed of 1 meter per second and then runs for 2 minutes at 3 meter per second. What is the average speed of the man? So, अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, यानी v एवरेज की बात हो रही है ना, ये मैं पता नहीं रेड से क्यों लिख रहा था तब से। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस हो जाएगा सबसे पहले टाइम इंटू स्पीड। ठीक है। तो टाइम इंटू स्पीड क्या है, 1 मिनट पहले एक मैन ने क्या किया, वॉक किया फॉर 1 मिनट एट ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करें तो 60 सेकेंड्स इंटू 1, यानी टाइम इंटू स्पीड, इट इज डिस्टेंस प्लस अगेन 2 मिनट के लिए, यानी 120 इंटू 3 डिवाइड बाई टोटल क्या हो गया, 120 प्लस 60 180। समझ आया कैसे हुआ, टाइम 61 मिनट यानी 60 सेकेंड्स इंटू स्पीड अगेन प्लस टाइम 2 मिनट्स यानी 120 सेकेंड्स इंटू स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, और टोटल टाइम क्या हो गया 60 प्लस 120 180। ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 420 डिवाइड बाई 180, यानी 2.33 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ठीक है। नोट्स मिल जाएगा, तो एक बार रिवाइज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में नोट्स गिवन है, क्लास नोट्स। मोशन इन वन डायमेंशन और रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है। अब आते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, मोशन इन वन डायमेंशन और रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है। जो अभी हम अपन टर्म्स पढ़ रहे थे ना, उनका दबा कर यूज होने वाला है यहाँ पे। ओके। तो सबसे पहले इस चैप्टर की थोड़ी की पॉइंट्स देख लेते हैं। इन दिस चैप्टर गिव मी अ मिनट। हाँ, so in this chapter we will look at the fundamentals of motion along a single axis। फंडामेंटल ऑफ मोशंस अलोंग दी सिंगल एक्सिस, यानी किसी एक एक्सिस पे, या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस या तो जेड एक्सिस पर पार्टिकल मोशन कर रहा होगा एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी एक ही एक्सिस पे। ठीक है। इसको कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है,
यानी द एक्सेलरेशन इज आइदर कांस्टेंट और अप्रोक्सीमेट इन मेनी टाइप्स ऑफ मोशन। बहुत तरह के मोशंस होते हैं जिसमें एक्सेलरेशन या तो कांस्टेंट होता है या तो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होता है, ठीक है। इन तरह के केसेस को डील करने के लिए हमारे पास एक यूनिक सेट ऑफ इक्वेशंस हमने डेवलप कर रखा है जिसको अपन कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस, ठीक है। इसके बारे में अभी अपन नेक्स्ट स्लाइड में उसको डिराइव करेंगे। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है ना, तो जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है और जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू इक्वल होती है। क्या होती है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वल होती है, ठीक है। तो चलो अब अपन करते हैं डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन। व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ओके। तो मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सबसे पहला इक्वेशन हमें कैसे निकालना है। तो a इज इक्वल टू वी नो dv बाई dt, ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज अपन क्या लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू dv बाई dx इंटू dx बाई dt। क्या किया हमने? चेन रूल लगा लिया, यानी ये क्या बन गया? v dv बाई dx। ये क्या बन गया? v इंटू dv बाई dx, ठीक है। तो अब अगर पहला वाला फॉर्मूला देखें, ठीक है, तो a इज इक्वल टू dv बाई dt है फ्रॉम 1, a इज इक्वल टू dv बाई dt है, तो दैट इंप्लाइज dv विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? a dt, ठीक है। दोनों तरफ इंटीग्रल साइन लगा दो, ठीक है। ये हो जाएगा 0 से v और ये हो जाएगा 0 से t, ठीक है। हमें पता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रल साइन के बाहर आ जाएगा। तो ये क्या बन गया? v 0 से v, इधर ये इंटीग्रल साइन से बाहर dt, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? या फिर अपन इसको जीरो नहीं मानते हैं, रुको, मानते हैं कि पार्टिकल के पास कुछ एक्सेलरेशन वेलोसिटी थी इनिशियल भी, यू मान लेते हैं उसको। ये क्या हो जाएगा? v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो क्या हो जाएगा? ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आ गया अपने को पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या आ गया अपने को? पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसी से हम लोग आगे की इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। देखो कैसे। आई होप आप लोग को ये पूरा डेरिवेशन समझ आ गया होगा। जिन बच्चों की रेगुलर स्कूलिंग में नहीं जाते हैं, जो डमी स्कूल में, उनके लिए डेरिवेशन बहुत यूजफुल है अगर वो 11th का एग्जाम अपने स्कूल में जाके देने वाले हैं तो, ठीक है। अब आते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पे। इसी से अपन डिराइव करेंगे नेक्स्ट। v को क्या लिखते हैं? dx बाई डी टी। ये हो गया dx बाई डी टी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। dx क्या हो गया? u डी टी प्लस ए टी डी टी। क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इंटीग्रेट कर दो टोटल। तो ऑब्वियसली कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है तो एक्सेलरेशन बाहर रहेगा, ठीक है। इसको मान लो इनिशियल डिस्टेंस x नॉट, फाइनल डिस्टेंस x, ठीक है। ये 0 से t और ये भी 0 से t। तो ये क्या हो गया? x नॉट और x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यानी x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एक और स्लाइड मैं ऐड कर देता हूं, ठीक है। अब एक और चीज है, ऊपर में अपन ने एक चीज निकाला था
ये वाला पार्ट ध्यान से देखो, a इज इक्वल टू v dv बाई dx। अब इसका अपन यूज करेंगे यहाँ पे, a इज इक्वल टू v dv बाई dx। v dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a dx। करो इंटीग्रेट, ठीक है, इसको u से v, और ये कहां से कहां तक गया, x नॉट से x। ये क्या हो गया, v स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू, ठीक है, और ये x a x माइनस एक्स नॉट, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a x माइनस एक्स नॉट, या फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a डेल्टा x। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ गए? तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन अपने को मिले, कौन कौन से, एक v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a डेल्टा एक्स। ठीक है, अब इनका उपयोग करके हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं। आइए, ऑन सीइंग अ बोर्ड ऑफ स्पीड लिमिट you brake a car from speed of 108 किलोमीटर पर आवर टू a speed of 72 किलोमीटर पर आवर। मैं गाड़ी चला रहा था रोड पे, ठीक है, मैंने देखा है स्पीड लिमिट, मुझे नहीं चाहिए था कि मुझे फाइन देना पड़ जाए, तो मैंने क्या किया, जो स्पीड लिमिट थी उसके अंतर्गत अपने गाड़ी की स्पीड को लाइन लाने के लिए मैंने 108 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जो मैं चला रहा था, यानी जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी, उससे घटाकर मैंने उसको क्या कर दिया, 72 किलोमीटर पर आवर, यानी ये मेरी फाइनल वेलोसिटी हो गई। और उसको करने में इतनी स्पीड को कम, मेरे को 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ गया, ठीक है, एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा और कितना टाइम लगा होगा स्पीड को 108 किलोमीटर पर आवर से घटाकर 72 किलोमीटर पर आवर तक लाने में, ठीक है। तो सबसे पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या बोलती है पब्लिक, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यू क्या है, 108 किलोमीटर पर आवर, इसको 5/18 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वी 72 किलोमीटर पर आवर, किसी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड से कन्वर्ट करना है तो 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 72 इंटू 5/18, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब हमें क्या पूछा जा रहा है, एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है पहले पार्ट में ना। तो अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अपन यूज करते हैं, यानी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है, यहां से a क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s। वी स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 30 का स्क्वायर यू स्क्वायर, 2 इंटू एस कितना है 100 मीटर्स, इंटू 100, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों आ रहा है, वाई, बिकॉज स्पीड कम हो रही है, तो ये इट इज अ केस ऑफ डेक्सेलरेशन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। समझ गए? तो ये बात है, ओके। अब पहला वाला पार्ट तो आई गेस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड इतना स्पीड कम करने में, तो बहुत सिंपल है। पार्ट बी में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज करेंगे, ठीक है, तो t क्या आ जाएगा, v माइनस यू बाई ए। फाइनल स्पीड इज 20, इनिशियल स्पीड इज 30, a कितना आया था, -2.5, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 4 सेकेंड, ये आपका आंसर। 4 सेकेंड लग गए गाड़ी को 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे, वेलोसिटी पे लाते लाते, ठीक है, ये ना कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस, ओके। तो बेसिकली यहां पर डेक्सेलरेट कर रही है क्या, गाड़ी। तो अब कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, कुछ बच्चों का बहुत ही सिली क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पर वेलोसिटी तो चेंज कर रही है तो एक्सेलरेट और एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्यों है, तो बेटा एक्सेलरेशन कांस्टेंट
ही रहेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज कर रही है तो एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता। ठीक है, एक्सेलरेशन के चेंज होने का अलग तरीका है, अलग उसका उसकी कंडीशन है, जो अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आप समझोगे। क्योंकि जब एक्सेलरेशन चेंज होगा तो एक्सेलरेशन या वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होना चाहिए, या एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन होना चाहिए। यहाँ पर एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन नहीं है, ओनली वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे 1D मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है अब कांस्टेंट नहीं रहने वाला। ठीक है, अब एक्सेलरेशन बोला बहुत हो गया, मेरे को मेरी इज्जत नहीं कर रहे तुम लोग, अब मैं कांस्टेंट नहीं रहूंगा, अब मैं हिलू डुलूंगा। ठीक है, तो व्हेन अ पार्टिकल्स एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट वी यूज डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। यानी हम लोग एडवांस मैथमेटिक्स का यूज करते हैं जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है, तो क्या करते हैं, एडवांस मैथमेटिक्स यानी कैलकुलस का यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो देखो वो कैसे, अपने को पता है डीवी बाई डी टी क्या होता है, ए की वैल्यू। ठीक है, सो इंटीग्रल डीवी क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ए डी टी। अब एक्सेलरेशन इंटीग्रल साइन के अंदर आएगा क्योंकि वो वेरिएबल हो गया। ठीक है, इनिशियल v1 और ये मान लेते हैं v2। ठीक है, तो टाइम t1 पे t2 पे। ठीक है, तो इस तरीके से अपन पहला वाला इक्वेशन डिफाइन करेंगे। इसका सेकंड इक्वेशन अगर मान लेते हैं v है dx बाई dt। ठीक है, तो dx क्या हो जाएगा, v dt, इंटीग्रल साइन ये x1 x2 और ये t1 t2। ठीक है, अब वी नो दैट एक्सेलरेशन इज dv बाई dx इंटू dx बाई dt, चेन रूल से। तो एक्सेलरेशन इज v dv बाई dx, वी नो दिस वेरी क्लियर। तो अब अगर इसमें भी दोनों तरफ इंटीग्रल साइन लगा दें तो क्या हो जाएगा, v dv इज इक्वल टू a dx, दोनों तरफ क्या लगा दिया, इंटीग्रल साइन लगा दिया। यानी ये v1 v2 और ये a1 से, सॉरी dx है ना, ये x1 से x2। समझ गए, तो ये जो कुछ सर्टेन सेट ऑफ इक्वेशंस हैं इनका अपन यूज करते हैं, बस बेसिकली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करते हैं इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस करके, समझ आ जाएंगी चीजें अपने को, बिल्कुल ही क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज दिस। ठीक है, यानी वेलोसिटी टाइम का फंक्शन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फाइंड करना है फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, यानी जहां से स्टार्ट हुआ at time t is equal to 1 second if it is given that displacement is 30 meter at time t is equal to 0 seconds। okay, और acceleration time equation निकालना है। okay, तो सबसे पहले तो पार्ट ए देखते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, 20 प्लस 3t प्लस 5t स्क्वायर। ठीक है, v क्या होता है, ds बाई dt, ये किसके बराबर है, 20 प्लस 3t प्लस 5t स्क्वायर के। तो ds क्या हो जाएगा, 20 प्लस 3t प्लस 5t स्क्वायर इंटू dt। ठीक है, ये हो गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रल साइन लगा देंगे। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक अपने को देखना है, 0 से 1 है ना, सॉरी कितना है, 30 मीटर ना, डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, 30 मीटर। तो 30 मीटर से एस तक। ठीक है, एस मान लेते हैं डिस्टेंस। टाइम कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 है ना, 0 से 1 सेकेंड। ओके, अब अगर इसको अपन इंटीग्रेट करते हैं तो ये क्या बनाएगा, दिस विल मेक
s माइनस 30 इज इक्वल टू, ठीक है, 20t, ठीक है। तो 20t ये हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा, 3t² बाई 2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 5t³ बाई 3। और यहाँ पर लिमिट क्या है, 0 और 1, ठीक है। अब जो आप इसको आपस में सॉल्व करोगे तो आपको s की एक वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। वो तो आपको सॉल्व करना आता ही है, आप कर लेना, ठीक है। अब देखो, एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन पार्ट बी, ठीक है। एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, a इज इक्वल टू क्या होता है, dv/dt। v क्या है, 20 + 3t + 5t², 20 + 3t + 5t², ठीक है। करके देख लो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 10t + 3। ये आ गया एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन जो आपको पूछा गया था। और यहाँ पर आपको एस का जो भी डिस्टेंस मिलेगा, ये पहला पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से आई थिंक बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा आपको कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस अपन कैसे सॉल्व करते हैं। एटलीस्ट बेसिक्स तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, दैट इज फॉर श्योर। अब चलिए थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या लोड है, कोई लोड नहीं है सर। लोड क्या होगा, इसको मैं हटाने की कोशिश कर रहा हूँ यार, ये हट क्यों नहीं रहा। हाँ, परफेक्ट, ओके। देखो, a particle located at x is equal to 0 at time t is equal to 0 starts moving along the positive x direction with a velocity v that varies as v is equal to a root x, ठीक है। How do the velocity and acceleration of the particle vary with time, ठीक है, पहला पार्ट। What is the average velocity of the particle after first s meter of its path? बेहतरीन क्वेश्चन। सबसे पहले वेलोसिटी का रिलेशन क्या है डिस्टेंस के साथ, a√x, ठीक है। तो dx/dt = a√x, है ना। तो ये अगर हम रूट को इधर ले आए, यानी dx/√x = a × दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, ये 0 से x और ये 0 से t, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2√x = 80। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही सिंपल सा हमने इंटीग्रेशन किया है, ठीक है। अब अगर अपने को क्या करना है कि x की वैल्यू निकालनी है, क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से देखो, 2√x = 80, तो √x क्या हो जाएगा, 80/2। तो x क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, a²t²/4, है ना। v क्या होता है, dx/dt, यानी डी a²t²/4 dt, है ना। यही हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, 1/4 बाहर, ठीक है। तो 1/4 बाहर आ गया, ये हो जाएगा a² × 2t, क्योंकि हम लोग 1/4 और a² तो कांस्टेंट हो गया, केवल t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो केवल ये होगा 2t। तो ये क्या बन जाएगा, ये 2 बार में इसको काट देगा, तो v बन जाएगा ½ a²t। सॉरी, टी भी तो कटेगा ना, माय बैड। dv/dt है ना v, ठीक है। तो v dv/dt है, तो v क्या आ जाएगा, हाँ करेक्ट, v आएगा a²t/2, ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt होता है, तो ये क्या हो जाएगा, a²/2। ये हो गया अपना एक्सेलरेशन। पूछा क्या जा रहा था, हाउ डू द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल वेरी विथ टाइम। वेलोसिटी इस तरीके से वेरी कर रहा है, एक्सेलरेशन इस तरीके से वेरी कर रहा है। आई होप दिस इज प्रीटी क्लियर, पार्ट ए का आंसर, है ना। ओके, अब
पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी क्या है? व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर फर्स्ट एस मीटर। ठीक है, तो अगर एस मीटर लेंथ को हमें कवर करना है तो टाइम कितना लगा होगा? तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2√s/a। कहां से निकाला? ठीक है, एक्स की जगह पे एस डाल दिया क्योंकि एस मीटर इस इक्वेशन में। ठीक है, तो अब एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा? बन गया। अब तो क्वेश्चन में कुछ जानी नहीं है। वी एवरेज विल बी एस बाई टी। ठीक है, एस बाई 2√s/a, हाफ a रूट s। दिस इज योर आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट। ओके, सो या गाइस, दिस इज ऑल अबाउट काइनेमैटिक्स का पहला लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, कहां तक किया? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तक किया। बड़े प्यार से किया, बिल्कुल डिटेल में, जितने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हो सकते थे सबको इंट्रोड्यूस किया इस स्लाइड में, इस लेक्चर में। और आप लोगों के कंसेप्ट को जितना क्लियर कर सकता था मैं अपने तरीके से मैंने करा। अब आपकी ड्यूटी है कि आप इस लेक्चर को देखने के बाद जितने भी डीपीपी है, आपके मटेरियल हैं, इससे आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या जो भी आप बुक्स फॉलो करते हो, उनसे आप क्वेश्चंस करो और प्रैक्टिस करो, ब्रशअप करो अपने कंसेप्ट को जो आज आपने क्लास में पढ़ा। ठीक है, so this is all about today's lecture, but before going again I will say that if you guys support us, if you guys want to support us in any way, then only there is one way possible, and that is by liking this video, sharing it with your friends, subscribing to this channel, and commenting कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। बिकॉज सी आई एम नॉट वेरी एक्सपीरियंस लाइक योर अदर यूट्यूब के मास्टर जी। ठीक है, मैं मेरी टीचिंग मेरी पैशन है, मेरे को फिजिक्स पढ़ाना अच्छा लगता है, इससे मेरी खुद की नॉलेज भी फिजिक्स में इंप्रूव होती है। तो आपको पढ़ाते वक्त मैं खुद भी पढ़ता हूँ, मेरी खुद भी दिमाग में कंसेप्ट ब्रशअप होती है, और डेफिनेटली आपको पढ़ाने से पहले मुझे भी पढ़ना पड़ता है, और वो हर अच्छे टीचर को या हर शिक्षक को पढ़ना पड़ता है। तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ना ही कोई छुपाने वाली बात है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको और क्या फीडबैक अपना दो। ठीक है, अच्छी फीडबैक, बुरी फीडबैक, जो भी दो, एवरीथिंग इज वेलकम, बिकॉज राइट नाउ वी ऑल आर एट अ ग्रोइंग स्टेज, either it's me or it's you. ठीक है, so I'm always a student. So yeah, that's all about it. If you like the video, find this lecture useful, subscribe to the channel, share this video with your fellow JE aspirants and NEET aspirants. That's all I want to say. Thank you very much. Bye bye.